नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ और पहली बड़ी खबर है मोदी ने सेट कर दिया एजेंडा। आज पहला दिन था संसद सत्र का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे, ये उस वक्त की तस्वीर है पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष घेरने की तैयारी करके आया था कि आज मोदी को हर हार से घेर लेंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं पीएम मोदी हैट्रिक लगाने के बाद पहली बार जब सत्र शुरू हुआ तो पीएम मोदी पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके बगल में बैठे थे। विरोधियों की आज तैयारी थी कि हर मुद्दे पर मोदी को घेरेंगे। लेकिन मैं आपको अगली तस्वीर दिखाऊं। नई पहली बार सांसद चुनी गई कंगना रनौत ने सदस्यता ली, शपथ ली। पहली बार मंडी से, हिमाचल के मंडी से चुनाव जीतकर संसद पहुंची है कंगना रनौत। अगली तस्वीर देखिए, एक और अलग तस्वीर देखने को मिली। गिरिराज सिंह आए, केसी वेणुगोपाल की पीठ पर हाथ रखा और उसके बाद गले लगा लिया। गिरिराज सिंह जो धुर विरोधी कांग्रेसी, केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के राइट हैंड। देखिए तस्वीर जरा, यही फोटो बन गई। ये आप देख रहे हैं केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के सभी निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं। गिरिराज सिंह उन्हें संसद में मिले, ये देखिए उनकी पीठ पर हाथ रखा है। वो घूमे, नमस्कार किया और उसके बाद केसी वेणुगोपाल और गिरिराज सिंह ने गले लगा लिया। बेशक कितने ही विरोध क्यों ना हो, लेकिन वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। आइए अगली तस्वीर दिखाता हूं। कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की थी। कांग्रेस की तैयारी ये थी कि आज मोदी को किसी तरह से बैकफुट पर करना है। कांग्रेस के सांसदों को देख रहे हैं, खुद सोनिया गांधी संविधान की किताब लेकर पहुंची थी। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। तो न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरा विपक्ष। अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव के सांसद जो चुनकर पहुंचे हैं संसद, वो सारे सांसद मौजूद थे। देखिए जरा, संविधान की प्रतियां लेकर पहुंचे थे कि पीएम मोदी को हर हाल में संविधान पर ही घेरना है। लेकिन पीएम मोदी ने आज पहले दिन पूरी तैयारी कर रखी थी। मोदी को पता था कि विरोधी संसद में आकर उनसे बहुत से मुद्दों पर सवाल करेंगे। मोदी बेशक पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आए हैं, सहयोगियों का साथ चाहिए, लेकिन मोदी का कोई अंदाज नहीं बदला। उसी अंदाज से मोदी थे और विरोधियों को अपनी रणनीति के आगे, अपनी बिसात के आगे चित कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी पीएम मोदी की शपथ में विरोधियों को एहसास करा दिया, मोदी 3.0 में न अंदाज बदलेगा और न तेवर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। तीसरी बार बीजेपी की सीटें जरूर घटी, लेकिन पीएम मोदी के फैसले नहीं बदलेंगे। विरोधियों की सारी तैयारियों को मोदी ने संसद सत्र की शुरुआत से पहले ही खो डाला। मोदी ने पहले ही दिन विरोधियों को चित कर दिया। 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। विरोधी डाल तो मोदी बात संविधान से लेकर नीट पर मोदी को घेरने की तैयारी में थे, लेकिन मोदी ने ऐसी बिसात बिछाई कि बिना शय ही विरोधियों को मात दे दी। अब मैं आपको दिखाऊं, घेरना था नीट पर कि आज मोदी को नीट पर घेर लेंगे। देखिए जरा, धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे जिस वक्त, वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री शपथ लेने के लिए पहुंचे। वो शपथ की वक्त की तस्वीर है, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। उन्होंने शपथ ली जाकर। उनको नीट कहकर
बार बार पीछे से विपक्ष और विरोधी नारे लगा रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं मोदी ने ऐसा क्या किया कि विरोधियों को चारे खाने चित्त कर दिया है। देखिए जरा, मोदी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। संसद के अंदर मोदी भी मौजूद थे और विरोधी भी। देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि मजबूत विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बनाई। पीएम मोदी ने पहले ही दिन विपक्षी प्लान को चित कर दिया है। नीट को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने का पूरा प्लान बनाया कि आज घेर लेंगे। मोदी ने क्या किया, मोदी सरकार ने संसद सत्र से पहले ही नीट मामले पर ताबड़तोड़ एक्शन ले लिया। आप घेर नहीं पाओगे। संसद में विरोधी एनटीए की विश्वसनीयता पर घेरने की तैयारी में थे। मोदी ने क्या किया, सत्र से पहले एनटीए के डीजी सुबोध कुमार को पद से हटा दिया। इसके बाद एनटीए की पूरी टीम बदल डाली मोदी ने। शिक्षा मंत्रालय ने 7 सदस्यीय कमेटी का फौरन गठन कर दिया, जो अगले 2 महीने में एनटीए में सुधार पर रिपोर्ट देगा। इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन कमेटी के अध्यक्ष होंगे। इसमें एम्स के पूर्व निदेशक गुलेरिया साहब को भी एक्सपर्ट बना दिया गया। यानी फुल प्रूफ काम मोदी का कि विरोधियों को कोई मौका ना मिले। विरोधी नीट धांधली की सीबीआई जांच की मांग पर बवाल के मूड में थे कि संसद जाकर कहेंगे नीट पर सीबीआई जांच करो। मोदी ने क्या किया, सरकार ने संसद सत्र से पहले ही यह मामला सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने नीट परीक्षा को लेकर केस दर्ज कर लिया है। इसके बाद सीबीआई की 2 टीमें जांच में जुट गई हैं। अब देखिए अगली तैयारी क्या थी। अब नीट पर तो कुछ मिला नहीं मोदी को घेरने का, तो अगली तैयारी थी लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने 400 पार के नारे पर मोदी को घेरने की कोशिश की। 400 पार को संविधान बदलने से जोड़ दिया विरोधियों। विपक्षी नेताओं ने संविधान की कॉपी को लेकर प्रदर्शन भी किया। अब मोदी ने संविधान बदलने का जवाब आपातकाल से दिया है। आपातकाल से कांग्रेस और विपक्ष को घेरा है। पीएम ने कहा 25 जून ना भूलने वाला दिन है। इसी दिन संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। भारत को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। 25 जून को देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी देश भर में कई कार्यक्रम करने वाली है। यह था विरोधियों को जवाब। आइए मैं आपको बताऊं, सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहा उन्होंने, राहुल गांधी और नए सांसदों को सुनिए। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। संविधान बचाने के लिए जो मतदान किया है, सबसे पहले मैं जनता का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। अच्छे दिन का इंतज़ार करते करते लोग थक गए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में खुशियों के दिन जरूर आएंगे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरे देश को ये उम्मीदें हैं कि फाइनली जो है ये विपक्ष जो है एक अच्छा विपक्ष, एक जो है एक वैल्यूएबल ऑपोजिशन बन के उभर के आए। तो ये उम्मीदें हैं विपक्ष से। अब की बार देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ चिलम चिली करेंगे या कुछ वैल्यूएबल दिल ब्रिंग टू टेबल, विल सी। संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस करती रही है इमरजेंसी लगाना के संविधान था को क्या वो नहीं, संविधान का पालन करना तो नहीं था वो। तो वो सब काम उन्होंने किया है। वो कुछ देखिए, कहने को इंसान कुछ भी कहता रहता है, कोई भी पार्टी कुछ भी कहती है, बस बीजेपी ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। आइए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नितिन गडकरी साहब शपथ लेने गए, विपक्ष के भी चहेते हैं। देखिए जब नितिन गडकरी साहब शपथ लेने गए तो तालियां बजने लगी। विपक्ष भी तालियां बजा रहा था उनके शपथ लेते वक्त। सुनिए। टेबल थपथपाई विरोधियों ने।
लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस मोदी 3.0 में 4 बड़े चैलेंज हैं। वो 4 चैलेंज क्या है, ये मैं आपको बताऊं। 4 चुनौतियां हैं मोदी के सामने। पहली चुनौती मोदी के सामने है इस नई सरकार में कि पूर्ण बहुमत ना होना मोदी के लिए चुनौती है, चैलेंज है। 5 साल तक एनडीए को एकजुट रखना बड़ा चैलेंज है, सबको एक साथ रखना है। कोई भी दल समर्थन वापस लेगा तो सरकार खतरे में आ जाएगी। दूसरी चुनौती, नीतीश नायडू के साथ तालमेल। एक समय मोदी के बड़े विरोधी रहे नीतीश और नायडू, मौजूदा सरकार दोनों के समर्थन पर टिकी हुई है। कई मुद्दों पर दोनों की राय बीजेपी से अलग है। तीसरी चुनौती, गठबंधन सरकार को मजबूत सरकार के तौर पर देखा जाता है, लेकिन मोदी की कार्यशैली मजबूत सरकार चलाने की रही है। अगले 5 साल में साफ होगा कि सहयोगी मजबूरी है या फिर मजबूती है। चौथी चुनौती है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कई दलों को आपत्ति है कि बड़े फैसलों पर सहमति बनाना, एक देश एक चुनाव पर आगे बढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। जनसंख्या कानून पर भी सहमति संभव नहीं है। मुस्लिम आरक्षण, जाति जनगणना को लेकर भी चुनौतियां मोदी के सामने होंगी। और बिहार आंध्र प्रदेश के स्पेशल स्टेटस का क्या होगा, ये सारे सवाल हैं जो मुंह बाए खड़े हैं। विरोधियों को मनाना भी है, उनको साथ भी रखना है। आखिर कैसे होगा? चुने हुए नए सांसदों को सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। मेजॉरिटी आई, मेजॉरिटी की सरकार बन रही है, हर तरह से ठीक चल रहा है, तो संविधान कहाँ खतरे में नजर आता है उनको, उसको बताना चाहिए। लेकिन सिर्फ कहते हैं संविधान खतरा में, संविधान खतरा में। बतावें कि कैसे संविधान खतरा में हो रहा है। कहाँ संविधान खतरे में? कौन सा संविधान बदला जा रहा है? हाँ, संविधान खतरे में है अगर उनका ये सोच है कि जो संवैधानिक संस्थाएं जो कार्रवाई कर रही हैं उसमें सरकार हस्तक्षेप करके रुकवा दे, और नहीं रुकवाएगा तो संविधान खतरे में। देखिए, मुझे लगता है जो जनता से जुड़े हुए विषय जरूर उठाने चाहिए, बट जो भ्रमित करने वाली बातें, जैसे चुनाव में भी जिस तरीके से विपक्ष ने संविधान आरक्षण को लेकर मुद्दा बनाने का प्रयास किया, ये गलत है पूरी तरीके से। आज तक ऐसा कोई एक उल्लंघन मुझे बता दीजिए ना जो संविधान का हुआ हो, जिसकी वजह से ये लोग इस तरीके का भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लोगों को सिर्फ डरा कर ही ये उनका मत हासिल करते हैं, और यही प्रयास इस बार चुनाव में भी इन लोगों ने किया। बात कानून की है। कानून अगर अच्छा होगा तो उसका कोई विरोध नहीं करेगा, और कानून अगर धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे या आर्थिक आधार पे भेदभाव करेगा तो उसका विरोध होगा। संवैधानिक जो है मर्यादा में रहकर हम लोग उसका विरोध करेंगे, और यहाँ भी करेंगे और सड़कों पे भी करेंगे। जो संविधान की प्रतियां लेकर सभा में जा रहे थे, उन्हीं की दादी ने पहला हमला संविधान पे किया था, बल्कि कुचल दिया था। विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी, आपकी प्रेस पर सेंसरशिप लग गई थी। मौसम के आंखों में नमी है, लगता है आज कोई गमी है, और मेरी मेज़ पर रखी हुई संविधान की पुस्तक में कुछ पन्नों की कमी है। वो पन्ने इंदिरा गांधी जी ने संविधान के फाड़ के फेंक दिए थे। तो चुने हुए नए सांसदों को आपने सुन लिया। आज संसद से एक और खबर आई। खबर यह है कि जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं। जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता होंगे। बीजेपी ने उन्हें सदन का नेता नियुक्त किया, पहले पीयूष गोयल साहब थे। अगली तस्वीर दिखाऊं। अब अगली चुनौती पीएम मोदी के लिए है कि अब संसद में, लोकसभा में स्पीकर चुना जाना है। स्पीकर का चुनाव होना है 26 तारीख को। तो आखिर मैं आपको बताऊं, 26 तारीख को स्पीकर का चुनाव होना है, और विरोधियों को भी साधना है, और तैयारी बीजेपी ने कर ली है। देखिए जरा, कल स्पीकर उम्मीदवार का ऐलान एनडीए कर देगा। सरकार की स्पीकर पर सहमति बनाने की कोशिश है। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। मंगलवार दोपहर 12 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल करना होगा। प्रोटेम स्पीकर ने नए स्पीकर का चुनाव किया, और लोकसभा का अगला स्पीकर बीजेपी का ही होगा। राजनाथ सिंह ने इसको लेकर सहयोगी दलों से बात की थी। जेडीयू ने पहले ही बीजेपी के स्पीकर पर सहमति दे दी थी। विपक्षी डिप्टी स्पीकर का पद चाहते हैं, लेकिन एनडीए विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं देना चाहता है। टीडीपी को डिप्टी स्पीकर पद मिलने की अटकलें जरूर हैं। राज्यसभा में उपसभापति का पद पहले से जेडीयू के पास है। स्पीकर के लिए चुनाव होने की स्थिति में नंबर एनडीए के साथ है, तो स्पीकर एनडीए का ही होगा। अब आपको बताऊं, एक शख्स जो सबसे ज्यादा डिमांड में था, जानते हैं कौन है? आज संसद में जिसके साथ विरोधी
साथ नहीं छोड़ रहे थे। उनका नाम है अवधेश प्रसाद। मैन इन डिमांड जो आज थे अवधेश प्रसाद अयोध्या से, फैजाबाद से चुने हुए सांसद हैं। बीजेपी को अयोध्या में हराया है तो सबके लाडले हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, अखिलेश यादव देखिए उनका हाथ पकड़कर खींच रहे हैं। अखिलेश ने उनका हाथ पकड़ा है और खींचकर अपनी तरफ लिया। कैमरे में देखिए जरा, वो देख रहे हैं अवधेश प्रसाद पीछे हो रहे थे। अखिलेश ने अयोध्या के अपने सांसद का हाथ पकड़ा और संसद के दरवाजे पर उन्हें अपने नजदीक खींचा, जिससे वो कैमरे में आए। उसके बाद देखिए उनके साथ ही हाथ पकड़कर चल रहे हैं अखिलेश यादव। अवधेश प्रसाद, अखिलेश यादव ने उनका हाथ पकड़ रखा, सिर्फ अखिलेश ने। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी आपको नजर आ रही है, बीच में खड़गे साहब के पीछे खड़ी हैं। अवधेश प्रसाद से बात कर रही है सोनिया गांधी। ये अवधेश प्रसाद है। तो विरोधियों के लाडले अगर कोई है तो अयोध्या के सांसद हैं। इतना ही नहीं, आज अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ने अपने बगल में बिठाया। ये देख रहे हैं संसद, और ये तस्वीर देखिए, ये अखिलेश बैठे, उनके बगल में ठीक अवधेश प्रसाद बैठे हुए हैं। अयोध्या से सांसद है। अब आप उनकी अहमियत समझिए। इस वक्त उनकी अहमियत किसी बहुत बड़े पुराने सांसद से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को अयोध्या में हराया है, इसलिए सबके नजदीक है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, इधर बीजेपी ने भी तैयारी कर ली है कि अयोध्या में जो हार हुई, यानी उत्तर प्रदेश की बाकी सीटें एक तरफ और अयोध्या की सीट एक तरफ, अयोध्या में हार क्यों हुई उसकी समीक्षा कर ली गई है। और बीजेपी ने यह भी तय कर लिया है कि अब हमें क्या नहीं करना है, क्या वजह रही अयोध्या में हार की। ये देख रहे हैं अखिलेश के बगल में खड़े हैं अयोध्या से सपा के सांसद। नतीजों के बाद देश में फैजाबाद सीट की चर्चा हो रही है और फैजाबाद सीट में ही अयोध्या आता है। अयोध्या में बीजेपी की हार को लेकर खूब चर्चा हुई। यहां हार के बाद बीजेपी ने मंथन किया। अब हार के बाद अयोध्या में 5 बड़े बदलाव होंगे। सरकार और प्रशासन एक्शन में आ गया है। अगले 20 दिनों में प्रशासन ने 5 बड़े फैसले वापस ले लिए। अयोध्या में अब पुराने मंदिरों को तोड़ा नहीं जाएगा। पहली बात, जो पुराने मंदिर बने हैं उन्हें अयोध्या में नहीं तोड़ा जाएगा। फ्लाईओवर बनाने के लिए पुराने मंदिरों को तोड़ा जाना था, अब फ्लाईओवर नहीं बनाने का फैसला किया गया। शहर में अयोध्या के लोगों की गाड़ियां बेरोक-टोक आएंगी। पहले सिर्फ नेताओं और अधिकारियों की गाड़ियों की एंट्री थी, मतलब अयोध्या में वीआईपी कल्चर अब खत्म होगा। एरो सिटी प्रोजेक्ट पर भी रोक लग गई है। एरो सिटी बनाने की जिम्मेदारी अयोध्या विकास प्राधिकरण के पास थी। आवासीय कॉलोनी के लिए 150 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना था। एरो सिटी का 7 गांव के किसान विरोध कर रहे थे। 20 जून को अयोध्या विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक हुई बोर्ड की। इसमें एरो सिटी प्रोजेक्ट को स्थगित कर दिया गया। राम मंदिर निर्माण और सौंदर्यीकरण को लेकर कई दुकानें हटाई गई थी। इन दुकानों की लागत में 30% की कटौती की गई है। विस्थापित हुए 80 दुकानदारों को चाबी सौंपी गई। 20 साल की ब्याज मुक्त किस्त पर दुकानें आवंटित करने की घोषणा हुई। अयोध्या नगर निगम 41 गांव को डेवलप कराएगा और निगम इन गांवों का सर्वे कराने जा रहा है। साथ ही जल्द ही घर घर शुद्ध जल पहुंचाने की भी शुरुआत हो गई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं जो सबसे ज्यादा आज डिमांड में थे, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखते हुए पूरे देश में उनकी मर्यादा को कायम करूंगा और वहां के देवतुल्य मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरूंगा। के लिए कोई खास प्लान आप? हाँ है, प्लान है बढ़िया। क्या प्लान है? बताएंगे, ये सब प्लान अभी बताएंगे। और आइए अब मैं आपको बताऊं, एक तरफ विरोधी संसद में घेरने की तैयारी में थे मोदी को, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सड़क पर आतिशी अनशन पर है, पानी को लेकर अनशन पर है आतिशी। लेकिन आतिशी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। देख रहे हैं आतिशी को मंच पर ही आकर उनका ब्लड प्रेशर नापा गया। अनशन पर है, उनका वजन भी कम हो रहा है, उनकी तबीयत बिगड़ रही। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अरविंद केजरीवाल के लिए कल बहुत बड़ा दिन है। अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ यह आपको बता रहा हूं। साथ ही साथ न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि कल हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल की जमानत को जो चुनौती दी गई थी उस पर भी फैसला देने वाला है। वो फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट के स्टे पर यह सुनवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम रिहाई देने से इनकार हो गया।
दिल्ली हाईकोर्ट कल जमानत पर फैसला सुनाएगा। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। देखिए सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। कोर्ट ने कहा, जज ने कहा, हाईकोर्ट का आदेश आखिर कब तक आएगा। तो ईडी के वकील ने कहा 1-2 दिन में आ जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा आदेश 1 से 2 दिनों के भीतर आने वाला है। अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने कहा हाईकोर्ट ने मामले में पूर्व धारणा बनाई है, निचली अदालत के आदेश के अमल पर रोक लगा दी है, इसके लिए कोई आधार नहीं दिया गया है, बिना किसी विशेष कारण के जमानत ऑर्डर पर स्टे नहीं किया जा सकता। क्योंकि केजरीवाल को निचली अदालत से जमानत मिल गई। सिंघवी साहब ने कहा बिना वजह जमानत के ऑर्डर पर रोक नहीं लगाई जा सकती। केजरीवाल को अंतरिम तौर पर क्यों नहीं रिहा किया गया। निचली कोर्ट का आदेश केजरीवाल के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट का आदेश आ जाने दीजिए, तभी हम फैसला सुनाएंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा अगर हाई कोर्ट बिना आदेश को देखे स्टे कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर हाई कोर्ट कोई गलती कर दे तो क्या सुप्रीम कोर्ट को भी वही दोहरानी चाहिए। आमतौर पर किसी भी आदेश पर रोक के लिए दाखिल अर्जी पर ऑर्डर रिजर्व नहीं होता है। यानी उनका कहने का मतलब था कि इस तरह के मामले जब हाई कोर्ट जाते हैं तो उस पर ऑर्डर रिजर्व नहीं होता है, बल्कि ऑर्डर तुरंत ऑन द स्पॉट होता है। यह असामान्य हुआ है। हम बुधवार को मामले की सुनवाई करेंगे। इस दौरान हाई कोर्ट का आदेश आ सकता है, हम उसे रिकॉर्ड पर लेंगे। अब दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में आपको बताऊं, कल दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत पर फैसला आएगा केजरीवाल पर। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की कोर्ट फैसला सुनाएगी इस मामले में। ईडी और केजरीवाल ने हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। दिल्ली हाई कोर्ट कल 2:30 बजे फैसला सुनाएगा। अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। सुनिए जरा केजरीवाल के वकील ऋषिकेश क्या कह रहे हैं। ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर था जिसमें अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी गई थी, जिस तरीके से हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया था, हाई कोर्ट के ऑर्डर को हमने चैलेंज किया। मैटर जो है मेंशन किया गया अर्जेंटली। आज जो है हियरिंग हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चूंकि अभी हाई कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट है इंटरिम स्टे पे वो अभी नहीं आया है तो हमें वेट करना चाहिए। तो मैटर जो है वो एडजर्न किया गया है परसों के लिए और फिर दोबारा जो है हियरिंग रिज्यूम। कोर्ट का जो भी निर्णय होगा हम उसका स्वागत करेंगे। हमारा एकमात्र स्टैंड है भ्रष्टाचारी को बचना नहीं चाहिए और जो ईमानदार है उसको फंसना नहीं चाहिए। बगैर कोई तथ्य रखे, बगैर कोई सत्य का इस्तेमाल कर या एविडेंसेस दिखाकर अगर उनको हिरासत में रखा जा रहा है, उससे स्पष्ट हो रहा है ये कुछ और नहीं है, बस एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है कि उनको तब तक जेल में डालकर रखें जब तक दिल्ली में चुनाव ना हो। जब उनके जमानत पर रोक लगाई जाती है तो भाजपा सारे काम कर रही है, भाजपा नियंत्रण कर रही है पूरा। तो केजरीवाल जी डिसाइड कर लें ये पूरी कार्रवाई कहाँ से हो रही है, अदालत कर रही है कि भाजपा कर रही है। उसको जो राजनीतिक तौर से जो जेल में है हेमंत सोरेन जी हैं, उनके और बहुत ही छोटा सा आरोप है। और कुमारस्वामी का बच्चे लोग बाहर, उनके प्रज्वल रेवाना के वाइफ अभी बाहर है। भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी भाजपा के अजित पवार से लेके सब लोग जो घूम रहे हैं, तो मापदंड सबके लिए बराबर होनी चाहिए। जांच एजेंसी जाए तो गलत है और आप हाई कोर्ट की सुनवाई के बीच में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो ठीक है। किसी भी अपराधी को कहीं भी जाने की छूट है तो वो भी कोशिश कर रहे होंगे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं, एक नया बवाल चल रहा देश में, एक नया विवाद खड़ा हो गया। विवाद देखिए क्या है। राधा रानी पर लट्ठम लठ चल रहा है। एक इनका नाम है प्रदीप मिश्रा और इनका नाम है प्रेम। अब इनमें विवाद शुरू हुआ राधा रानी को लेकर, वो इतना बढ़ गया कि अब पंचायतें शुरू हो गई है। देखिए आज बड़ी पंचायत हुई इस पर। बाकायदा कहा गया प्रदीप मिश्रा आए यहां आकर नाक रगड़े, माफी मांगे जो उन्होंने राधा रानी के लिए कहा है। देख रहे हैं आप, मंच से बाकायदा अमर्यादित बयान के लिए आवाज उठाई गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो वहां मौजूद थे भक्त, वो नारेबाजी कर रहे थे, प्रदीप मिश्रा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। ये आप देख रहे हैं वहां उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। भगवान कृष्ण की
16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है। ऐसे शब्दों का उच्चारण कभी न करे जिससे भावनाओं में ठेस पहुंचे। क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। जिनकी जूठन खाते हो, जिनका जस गाते हो, तो तुम्हें प्रणाम नमस्कार मिलता नहीं, किसी काम के नहीं। ये महज दो धर्माचार्यों की लड़ाई नहीं, ये सनातन में मान्यताओं को लेकर अपना अपना विश्लेषण है, जिसने विवाद का विकराल रूप ले लिया है। मथुरा के बरसाना में आज साधु संतों, धर्माचार्यों और सनातनियों की एक महापंचायत हुई, जिसमें कथावाचक प्रदीप मिश्रा को लेकर जमकर भड़ास निकाली गई। उन्हें उनके किए के लिए सबक सिखाने का प्रण लिया गया। कथावाचक तो ऐसी राधा रानी के खिलाफ ऐसी टिप्पणी थोड़ी दे सके। वो मूर्ख बना रहा है दुनिया को। समस्त ब्रजमंडल में इसका प्रवेश निषेध होगा। दरअसल ये हंगामा खड़ा हुआ है कथावाचक प्रदीप मिश्रा के उस वायरल वीडियो से, जिसमें उन्होंने राधा रानी पर विवादित बयान दिए थे, उन्हें शादीशुदा बताया था। क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। प्रदीप मिश्रा के इस विवादित बयान पर प्रेमानंद महाराज ने उन्हें चिताया था। बावजूद इसके प्रदीप मिश्रा अपनी जिद पर अड़े रहे, अनाप शनाप बयान देते रहे। अब मुश्किल में है, मथुरा से लेकर सीहोर तक उनका विरोध हो रहा है। प्रदीप मिश्रा का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। मंदिर के सुरक्षाकर्मी जैसे ही उनको चेहरे को देखेंगे तुरंत उनको धक्का देकर के बाहर निकाल दिया जाएगा। अब आइए आपको बताऊं महापंचायत क्या कह रही है। महापंचायत ने सख्ती से और सीधे सीधे आदेश जारी कर दिया है। आज मथुरा में बड़ी महापंचायत हुई। इस महापंचायत में 7 संगठन शामिल हुए। यह है प्रदीप मिश्रा और यह महापंचायत। अध्यक्षता स्वामी आदित्यनाथ महाराज ने की। महापंचायत में साधु संत प्रमुख आचार्य शामिल हुए। सैकड़ों की संख्या में सनातनी समाज भी शामिल हुआ, जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा के दंड पर विचार हुआ कि इन्हें दंड क्या देना है, क्योंकि मिश्रा जी ने अपने बयान पर कोई सफाई नहीं दी। महापंचायत ने मिश्रा जी को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। उन्हें हर हाल में 7 दिन के भीतर माफी मांगनी होगी, तब तक मंदिरों में मिश्रा जी के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। राधा रानी मंदिर के बाहर उनके चेहरे का क्रॉस फोटो लगेगा। मिश्रा जी के खिलाफ संपूर्ण ब्रजमंडल में प्रवेश पर पाबंदी होगी। देश भर में प्रदीप मिश्रा के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन होगा। जहां जहां कथा होगी वहां वहां सोशल मीडिया कैंपेन चलेगा इनके खिलाफ। 7 दिनों में अगर माफी नहीं मांगी तो माफी स्वीकार नहीं होगी। प्रदीप मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। अगर प्रशासन ने एफआईआर नहीं दर्ज की तो आंदोलन होगा। देश भर में जगह जगह चक्का जाम किया जाएगा। मिश्रा का साथ देने वालों का बहिष्कार भी होगा। दरअसल प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने राधा रानी के बारे में अनाप शनाप बयान दिए थे। राधा रानी को अनय घोष नाम के शख्स की पत्नी बताया था। उन्होंने राधा रानी के जन्म स्थान बरसाने पर भी सवाल उठाए थे। बरसाना को पिता की कचहरी बताया जहां वो मिलने जाती थी। अब आपको सुनवाता हूं। इस पंचायत में जो लोग पहुंचे थे उनमें खासा गुस्सा और रोष था। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं वो। उसकी जो बुद्धि भ्रष्ट है ना, वो बुद्धि शुद्ध करके आ सकता है, क्योंकि मेरे इष्ट का अपमान है। उस अपमान को पूरा ब्रजमंडल क्या पूरा विश्व सहन नहीं करेगा। हमारी कोई देवी जैसी जो हमारी ब्रज की रानी है उसके बारे में कोई गलत कहेगा तो हम क्या करेंगे? सारे तथ्य अभी प्रदीप मिश्रा को ही पता चले, इससे पहले किसी को पता नहीं चले। उसके पास ये सारे तथ्य है। मुझे लगता है वो भोले बाबा का उपासक है, भांग पी के उसने बोल दिया है, लेकिन वो हमारी किशोरी जी के बारे में कुछ नहीं जानता। प्रेम रूप श्री राधिका आनंद घन घन श्याम रस बरसा जित नित्य करें 100 बरसानो धाम। वो बरसाना धाम के बारे में क्या जानता है? कहना क्या चाहता है? राधा जी भगवान कृष्ण के साथ खड़ी हैं, यानी भगवान कृष्ण दूसरे की पत्नी को लेकर खड़े हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं है। जो दुष्ट लोग हैं, जो नास्तिक हैं, ये उनके द्वारा मोटी रकम इसको दी गई है। हमारी मांग यही है, बस जो प्रदीप मिश्रा है उसका बहिष्कार चाहिए हमारे इस ब्रज से। उसको ये पूछना चाहिए प्रदीप मिश्रा को, अरे राधा कृष्ण तो दोनों एक हैं। वो कहाँ से उसने बता दिया कि राधा की माँ का नाम जटिला कुटला पटला, ये क्या शब्द बोलता है? वो समझ में नहीं आया। वो जहाँ भी कथा करना होगा वहाँ जाके उसको अपमानित करेंगे। हम चाहते हैं अभी भी हमारे सनातन धर्म में और ज्यादा विकृति न हो, वो चुपचाप ब्रज में आ जाए। हमारी राधा रानी बड़ी कृपालु है, ब्रजवासी बड़े दयालु है, उसको माफ करेंगे। उसकी कोई कथा नहीं होगी और समस्त देवालय वगैरह को हम यहाँ पर आम लोगों के लिए प्रतिबंधित करेंगे, जिससे कि उसके प्रति उसके खिलाफ प्रशासन भी कदम उठाए और वो इसकी जिम्मा पे। अब आपको बताता हूं ये विवाद बवाल कहां से शुरू हुआ। इन दो
महापुरुषों से शुरू हुआ, 2 संतों से, धर्माचार्यों से शुरू हुआ और ये बढ़ते हुए देखिए आज महापंचायत तक पहुंच गया है। जरा देखिए हुआ क्या ये हंगामा, बवाल होने के पीछे वजह क्या है। ये है प्रदीप मिश्रा, कथावाचक ने राधा रानी पर सवाल उठाए। पूरा बवाल क्या आपको बताता हूं। कहा राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी नहीं है, उनकी शादी अनय घोष नाम के शख्स से हुई थी। सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। इन्होंने कहा राधा रानी मथुरा के बरसाना की रहने वाली भी नहीं थी, उनका विवाह छाता में हुआ, वो रावल की रहने वाली थी। साथ ही बरसाना में पिता की कचहरी थी जहां वो मिलने के लिए जाया करती थी। 1 बरस में 1 बार आती थी, इसलिए नाम पड़ गया बरसाना। सबसे पहले इसका विरोध प्रेमानंद महाराज ने किया। प्रेमानंद ने बयान वापस लेने की मांग की और कहा माफी मांगो, लेकिन प्रदीप मिश्रा ने माफी तो नहीं मांगी, एक और बयान दे दिया। तुलसीदास पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी और कहा मैं तुलसीदास जैसा गंवार नहीं हूं, जिसके बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया है। मिश्रा के खिलाफ पूरा संत समाज उठ खड़ा हुआ है। प्रदीप मिश्रा एक कथावाचक हैं और मध्य प्रदेश के सीहोर के रहने वाले हैं। स्कूल में भजन कीर्तन से इन्होंने शुरुआत की, उसके बाद कथावाचक की भूमिका में आ गए। सीहोर के शिव मंदिर में पहला कथावचन किया उन्होंने। मिश्रा ने सीहोर में कुबेरेश्वर धाम भी बना रखा है और एक कथावाचन के 7 से 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं। खास तिथियों पर 21 लाख की रकम भी लेते हैं। प्रदीप मिश्रा का विवादों से पुराना नाता भी रह चुका है, कई बार आपत्तिजनक बयान देकर फंस भी चुके हैं। अब देखिए जिनसे पहले हंगामा शुरू हुआ, प्रेमानंद महाराज वृंदावन के प्रसिद्ध संत हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, राधा रानी के परम भक्त हैं। प्रेमानंद महाराज का जन्म कानपुर में हुआ, उत्तर प्रदेश के। बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। 11 साल की उम्र में ही घर को त्याग दिया था इन्होंने। 13 साल की उम्र में संन्यास ग्रहण कर लिया। राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत हो गए। प्रेमानंद के भक्तों में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं, उनकी फैन फॉलोइंग भी लाखों में। अब मैं आपको सुनवाता हूं, जरा सुनिए सबसे पहले प्रदीप मिश्रा को, उनका वो बयान जिसके बाद ये पूरा हंगामा बरपा है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना, पक्के में। बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में 1 बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में 1 बार आना। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर पूरा सच क्या है। अब एक विवाद हो गया, इस विवाद का सच क्या है आपके लिए हमने जानने की कोशिश की। अलग अलग पुस्तकों से, अलग अलग पुराणों से, अलग अलग जानकारों से इन संग्रह को इकट्ठा किया है। राधा रानी को लेकर तमाम तरह के तथ्य हैं। कहीं लिखा है राधा और कृष्ण की शादी हुई थी, कहीं दोनों में प्रेम की बात भी है, लेकिन शादी की नहीं है। ज्यादातर जगहों पर श्री कृष्ण के विवाह का जिक्र है, लेकिन उनकी शादी राधा जी की बजाय रुक्मणी जी से लिखी है। अब जो रिसर्च सामने आई, जो जानकारी मिली, पहली सबसे पहले है ब्रह्मा वैवर्त पुराण। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में राधा रानी का जिक्र है। ब्रह्मा वैवर्त में राधा को कृष्ण का मित्र बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में अनय अयन घोष से शादी का जिक्र है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ब्रह्म वैवर्त पुराण का ही जिक्र कर रहे हैं। उनके बोलने का अंदाज लोगों की भावना को ठेस पहुंचा रहा है, यह सच है, क्योंकि वो बाकी सारे तथ्यों को झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा आपको बताऊं, गर्ग संहिता। गर्ग संहिता की एक कथा में दोनों की शादी का जिक्र है। गर्ग संहिता के मुताबिक यह शादी बचपन में ही हो गई थी। कृष्ण और राधा पहली मुलाकात में ही मंत्रमुग्ध हो गए थे। जहां कृष्ण और राधा मिले थे उसे संकेत तीर्थ कहते हैं, जिसे नंदगांव और बरसाने के बीच माना गया है। कहीं कहीं दोनों के गंधर्व विवाह का भी जिक्र है। ब्रह्मा जी ने स्वयं दोनों का गंधर्व विवाह कराया है। इसके अलावा पद्म पुराण में राधा रानी का खूब जिक्र है, जिसमें उन्हें
वृषभानु नामक गोप की पुत्री बताया गया, जिसमें राधा को कृष्ण के प्रेम में दीवानी बताया गया। कहीं कहीं दोनों के पिछले जन्म का भी जिक्र है, जब दोनों ने अगले जन्म में मिलने का फैसला किया था, इसलिए दोनों अगले जन्म में मिले तो एक दूसरे के होकर रह गए। साथ ही आपको बताऊं, कुछ धार्मिक किताबों में रुक्मणी को ही राधा माना गया है। दुनिया जानती है कि श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ था, इसलिए राधा रानी को श्री कृष्ण की पत्नी का दर्जा दिया जाता है। अब आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं धर्मगुरु संत धर्माचार्य, उन्हें सुनिए जरा। जिस ब्रह्म वैवर्त पुराण से वो कह रहे हैं, उसमें कहीं अयन घोष का नाम तक नहीं है, दिखाएं तो सही वो। ब्रह्म वैवर्त पुराण में छाया का संबंध रायण घोष से है, छाया का संबंध रायण वैश्य से है। वहां अयन घोष नहीं है, ना कोई जटीला कुटीला है, ना कोई छाता है, ना कोई जाब है। वो पागल हो गए हैं, मूर्ख हो गए हैं, क्या हो गए हैं, व्यासपीठ को क्यों कलंकित दूषित बदनाम करना चाहते हैं और कहते हैं मेरी शिव पुराण मेरा व्यासपीठ। अरे शिव पुराण व्यास जी ने लिखा, तुम कहां से आ गए? हिंदू पीनल कोड के हिसाब से क्या बिना तलाक के किसी का विवाह किसी और से हो सकता है? जगत जननी की बात नहीं है, सनातन पे आघात की बात है। मैंने 10 बार चैलेंज किया, अगर मिश्रा जी आप प्रमाण दिखा दें, मैं कथा करना छोड़ दूंगा, और अगर आप प्रमाण नहीं दिखा पाए तो आप कथा करना छोड़ेंगे? ये व्यक्ति कथा करना छोड़ेगा नहीं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, बड़ी विचित्र खबर है। शादी समारोह में गए होंगे आप भी, लेकिन एक शादी समारोह में लड़ाई हो गई, लेग पीस को लेकर जंग हो गई, चिकन टंगड़ी को लेकर। देख रहे हैं आप, ये मार हो गई, लेग पीस पर बवाल हो गया। बरेली में देख रहे हैं, बरेली की लड़ाई है ये। बरेली में जूतम पैजार हो गया, एक दूसरे को पीट रहे हैं, सिर्फ लेग पीस पर बवाल हो रहा है। शादी में लेग पीस क्यों नहीं मिला? अब मैं आपको बताता हूं, पहली बार सुन रहे होंगे आप कि किसी शादी में मुर्गे की टांग को लेकर मार हो गई। उत्तर प्रदेश के बरेली में शादी समारोह के दौरान चिकन लेग पीस के लिए बवाल हो रहा है। बवाल की शुरुआत दूल्हा समेत अन्य बारातियों ने की। स्थानीय लोगों के मुताबिक बारात घर में बारात आई, एक तरफ शादी की औपचारिकताएं पूरी की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर बारातियों को खाना परोसा जा रहा था। इसी दौरान कुछ बारातियों को चिकन बिरयानी में लेग पीस नहीं मिला। इस बात को लेकर बारातियों ने पहले आपत्ति की, तो दुल्हन के घर वालों ने भी उल्टा जवाब दे दिया। इससे दोनों पक्ष आक्रोशित हो गए, भिड़ गए, और देखते ही देखते दोनों पक्षों में लात घूंसे चलने लगे। दुल्हन के घर वालों ने बारातियों की जमकर पिटाई कर दी, और नौबत यहां तक आ गई कि दूल्हे के घर वालों ने शादी से ही इनकार कर दिया। हालांकि बाद में काफी समझाने के बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ, और तब जाकर शादी की औपचारिकताएं पूरी हुई। हालांकि लेग पीस की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन बारातियों को लेग पीस नहीं मिला। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत भी अपने दुश्मनों को बख्शता नहीं है। आतंकियों की बड़ी साजिश डिकोड हो गई है। पिछले कई दिनों में टेररिस्ट अटैक हुए जम्मू में, उसके बाद से लगातार सेना एक्शन में है, सर्च ऑपरेशन चला रही है और आतंकियों को ढेर भी कर रही है। अगली तस्वीर देखिए, एक आतंकी ढेर कर दिया गया। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आतंकी जिसे मारा गया है। एक तस्वीर आप ये देख रहे हैं, ये शख्स, ये है वो आतंकी, और दूसरी ये तस्वीर देख रहे हैं, उसे उसके हाल तक पहुंचा दिया गया है। जरा रिपोर्ट देखिए, क्योंकि पिछले लगभग 1 हफ्ते और 10 दिनों के दरमियान सेना को खुली छूट दी गई, उसके बाद से ये ऑपरेशन बढ़ गए हैं और एक एक कर चुन चुन कर आतंकियों को मार गिराया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। घाटी में आतंकियों का काल बनी भारतीय सेना। राजौरी में सेना ने फिर आतंकी को ठोका। लश्कर हिजबुल का नापाक मंसूबा फिर फेल हो गया। मोदी की तीसरी शपथ के साथ ही पाकिस्तानी आतंकियों की बौखलाहट और ज्यादा बढ़ गई है। एलओसी पार पीओके में आतंकियों ने भारत के खिलाफ साजिश का बड़ा प्लान बनाया है। हालांकि सीमा पर भारतीय सेना के जवानों ने बंदूक का टारगेट सेट कर रखा है। जम्मू के राजौरी में घुसपैठ की कोशिश करने वाले ऐसे ही आतंकी को सेना के जवानों ने गोलियों से छलनी कर दिया। भारतीय सेना ने पीओके में आतंकियों को साफ साफ संदेश दे दिया है कि अगर भारत में घुसने की कोशिश की
तो जहन्नुम का टिकट पक्का है। तो रहिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आतंकियों के मददगार हैं उनका भी बुरा वक्त आ गया है। ये रियासी में जो जा रही थी बस वैष्णो देवी, उस पर अटैक करने वाला मददगार है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। इस तरह के जो भी मददगार हैं उन पर क्या एक्शन होगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब तैयारी ये है उन पर चाबुक चलाने की। कई आतंकी हमलों के बाद बड़े एक्शन की तैयारी है। आतंकी मददगारों पर शत्रु एजेंट एक्ट लगेगा, एनिमी एजेंट एक्ट। इस अधिनियम को लागू करने की तैयारी की जा रही है। आतंकियों की मदद करने वालों पर यह एक्ट लागू होगा जिसके तहत आजीवन कारावास न्यूनतम सजा होगी। अधिकतम सजा में मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। ऐसे मामलों में भी सुनवाई में विशेष अदालतों में होगी जिससे जल्द से जल्द सजा का फैसला कराया जा सके। फिलहाल ऐसे मामलों में यूएपीए के तहत कार्रवाई होती है जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। हालांकि एनिमी एजेंट एक्ट यूएपीए से भी ज्यादा कठोर है। मतलब आतंक के मददगारों पर अब बड़ा एक्शन होने वाला है। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, कर्नल शैलेंद्र डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनसे सीधा सवाल लेंगे। शैलेंद्र जी, अब बड़ी तैयारी है आतंकियों पर बड़े एक्शन की। हम एक तरफ देख रहे हैं आतंकी रोज ढेर भी हो रहे हैं और मददगारों पर भी एक्शन होगा। मुझे लगता है एंटी एनिमी एक्ट जो है वो अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये स्पेशली टेररिस्ट के खिलाफ जाएगा। क्योंकि जब लोकल पॉपुलेशन को उतना ही जिम्मेदार समझा जाए जितना एक टेररिस्ट जो गलत गतिविधियां करने देश में आता है, और उसको अगर कोई भी सपोर्ट किसी तरह का लिया जाए तो मुझे लगता है उसकी दुगनी गलती है। एक कि वो अपने देश के खिलाफ काम कर रहा है, दूसरा वो अपने प्रदेश के खिलाफ भी काम कर रहा है। सो अपने आप में एंटी एनिमी एक्ट जो है ये काफ़ी लाभदायक हो सकता है, क्योंकि इससे टेररिस्ट अंदर आए या ना आए बट उसको सपोर्ट बेस नहीं मिलना चाहिए, उसको गाइडेंस नहीं मिलनी चाहिए, उसका मोरल सपोर्ट नहीं होना चाहिए। सो ये सब चीज़ें जब होंगी तो जायज़ बात है कि ही विल बी अ लॉस्ट पर्सन। साथ ही साथ अगर इसके होते हुए JNK के लोग अपने आप में टेररिस्ट के खिलाफ काम करते हैं तो वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आई थिंक गवर्नमेंट बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है और इस तरह का एक्ट लाना अपने आप में ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र साहब इस तमाम बातचीत के लिए। तो आतंकियों का इसी तरह खात्मा होता रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, नीट पेपर लीक में बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा ये आपको बताऊं, उससे पहले प्रदर्शन भी हो रहा है। आज कोटा में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है, राजस्थान के कोटा में प्रदर्शन किया कांग्रेसियों ने, उन पर पानी की बौछार की गई। अब आपको बताता हूं आज नीट मामले में क्या कुछ एक्शन हुआ है। नीट में पेपर लीक में कई बड़े खुलासे हुए हैं, कईयों की गिरफ्तारियां हुई हैं। बिहार झारखंड के 100 छात्रों को परीक्षा से पहले ही पेपर मिल गया था। पेपर लीक की जांच कर रही पटना पुलिस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। आर्थिक अपराध शाखा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी है। बाकायदा कहा गया है कि 5 मई को परीक्षा केंद्र में पहुंचने से पहले 100 छात्रों को पेपर लीक हो गया था। चिंटू नाम के आरोपी के व्हाट्सएप पर 5 मई को पेपर आ गया था। चिंटू ने पटना के प्ले स्कूल से प्रश्न और उत्तर का प्रिंट निकलवाया। उसके बाद प्ले स्कूल में ही छात्रों को प्रश्नों के उत्तर रटवाए। झारखंड के कुछ शहरों में भी छात्रों को प्रश्न के उत्तर याद कराए गए। उसके बाद छात्रों को नीट की परीक्षा देने के लिए भेज दिया गया। ईओयू ने आरोपी चिंटू समेत 6 आरोपियों को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया। चिंटू पेपर लीक कांड के मुख्य सरगना संजीव मुखिया का रिश्तेदार है। ईओयू की पूछताछ में आरोपी चिंटू ने कई खुलासे भी किए हैं। आपको बताऊं कि रॉकी नाम के शख्स ने व्हाट्सएप पर प्रश्न और उत्तर भेजे थे। साथ ही पटना में परीक्षा से पहले 35 छात्रों को उत्तर याद करवाए गए। वाईफाई प्रिंटर की मदद से प्रश्न और उत्तर की कॉपी निकाल ली गई थी। पहले बायो, फिर फिजिक्स, आखिर में केमिस्ट्री का पेपर आया था। इसके बाद फर्जी दस्तावेजों से 5 मोबाइल फोन और सिम कार्ड खरीदे गए। इससे पहले काम खत्म होने पर सिम कार्ड्स को तोड़ दिया गया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं छात्र, जिनमें गुस्सा है, अभी पसोपेश में, असमंजस में है कि परीक्षा का जो रिजल्ट आ गया वही रहेगा, काउंसलिंग भी हो रही होगी या फिर से परीक्षा देनी है, उन्हें कुछ नहीं पता। सुनिए। नंबर तो ऐसे आए थे कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है इजीली, मतलब लास्ट ईयर का कट ऑफ देखा जाए तो, बट जब रिजल्ट आया, रैंक देखी तो रैंक थी 3 गुना,
अब उसके अकॉर्डिंग अब शायद गवर्नमेंट मिले या वो भी ना, प्राइवेट मिले या वो भी ना मिले। गवर्नमेंट के तो चांसेस अभी लग ही नहीं रहे बिल्कुल। मेरी रैंक 2 लाख समथिंग कुछ है। हाँ। अगर ये क्या पिछली बार से गिरी है आपकी रैंक? बहुत ज्यादा गिरी है, थोड़ी बहुत नहीं, क्योंकि पिछली बार इतने में अच्छा कॉलेज मिल गया था और इस बार तो ना के बराबर उम्मीद है। यार आपने कॉलेज नहीं लिया अच्छे कॉलेज के चलते, यस। इस बार तैयारी करके अच्छा कॉलेज लेंगे। हाँ। और इस बार तो अब मुश्किल लग रहा है कॉलेज मिलना, कि कॉलेज तो मिल ही नहीं पाएगा। यही कि नीट फिर से हो जाए, रीनीट हो, मतलब सभी का, वो जो कुछ बच्चों का हुआ है तो उससे हमें कोई मतलब इतना फायदा नहीं है। उनमें से आधे पहुंचे, इसका मतलब तो सीधा सीधा यही समझ में आ रहा है कि वो लोग कहीं ना कहीं अपने पेपर को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर ईमानदार नहीं थे। इससे तो यही समझ में आता है कि वो लोग सिर्फ उसी पर बैठे हुए थे कि उनको तो ग्रेस मार्क मिल गए हैं तो उनको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जब उनको पता चला कि रीनीट होने वाला है और एग्जाम के बाद उन्होंने जाहिर सी बात है प्रिपरेशन छोड़ दी होगी, तो जब उन्होंने प्रिपरेशन छोड़ दी तो अब उन्हें पता है कि अब वो रीनीट देंगे तो ना जाने उनकी और मार्क्स कितने घट कर आएंगे। तो इससे हो सकता है कि उनको जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल रहा है या प्राइवेट भी मिल रहा है वो भी मिले या ना मिले। जहां आप इतनी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, दुनिया के सबसे तरक्की के रास्ते पे ले जाने की बात कर रहे हो, वहाँ पेपर लीक हो रहा हो। आप पेपर लीक जानबूझकर करा रहे हो जिससे नौजवानों को नौकरी और उनका आरक्षण उनको न मिल जाए। इसके कहने पर गेस्ट हाउस बुक हुआ, इस पर सफाई दें। सफाई देने के बजाय अनर्गल आरोप लगाने से काम नहीं। अब आपको बताऊं मैं कि सीबीआई इस मामले में क्या कर रही है। नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई ने जांच तेज की। सीबीआई की टीम आज गोधरा और पटना पहुंच गई। सीबीआई पूरी जांच के दौरान 5 चीजों पर फोकस करेगी। नीट का पूरा पेपर कैसे बनाया जाता है, पेपर की प्रिंटिंग कैसे और कहां होती है, पेपर का पूरे देश में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है यानी कैसे पहुंचाया जाता है, परीक्षा केंद्रों में पेपर बांटने की प्रक्रिया क्या है, पेपर लीक गिरोह ने प्रक्रिया में कैसे घुसपैठ की और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इसका पूरा पता लगाएगी। एनटीए के जो अधिकारी पेपर कराने में शामिल रहते हैं वो सभी अधिकारी सीबीआई के रडार पर हैं। सीबीआई के पास करीब 1000 फोन नंबर का डेटा है। इन नंबर के जरिए पेपर लीक के मॉड्यूल का पता लगाया जाएगा। 8 मोबाइल फोन को सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया है। मोबाइल फोन का डेटा मिलने से पेपर लीक के सुराग मिल सकते हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि मस्क 12 बच्चों के पिता बन गए। तस्वीर आप देख रहे हैं, 12 बच्चों के पिता बन गए मस्क। अगली तस्वीर उनकी दिखाऊं, उनका जो नया बच्चा है यह आप देख रहे हैं। एलन मस्क ने क्या कहा यह मैं आपको बताऊंगा। दुनिया के सबसे ज्यादा रईस लोगों में एक है। एलन मस्क ने नया रिकॉर्ड बनाया है। मस्क 12वें बच्चों के पिता बने। यह दावा मीडिया हाउस ब्लूमबर्ग ने किया है और रिपोर्ट के मुताबिक यह बच्चा शिवॉन जिलीसल से है और शिवॉन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक की मैनेजर है। बच्चे का जन्म साल की शुरुआत में हुआ जिसे सीक्रेट रखा गया। इससे पहले 2022 में मस्क और शिवॉन के जुड़वा बच्चे हुए थे। इसके अलावा मस्क के 8 बच्चों में से 6 पहली पत्नी से हैं। पहली पत्नी का नाम राइटर जस्टिन मस्क था। मशहूर संगीतकार ग्रिम्स से भी मस्क के बच्चे हैं। खबर है कि संगीतकार ग्रिम्स से एलन के 3 बच्चे हैं। बावजूद इसके मस्क और बच्चे पैदा करने के संकेत दे रहे हैं। मस्क का कहना है दुनिया में जनसंख्या का संकट है। इस संकट को दूर करने के लिए वो बच्चे पैदा कर रहे हैं। दुनिया भर में जिन लोगों का आईक्यू अच्छा है, अच्छे आईक्यू वाले लोगों को बच्चे पैदा करने चाहिए। अगर ज्यादा बच्चे पैदा नहीं होंगे तो हमारी सभ्यता खत्म हो जाएगी। सुनिए जरा मस्क क्या कुछ कह रहे हैं। Yes, make more babies. At least make enough babies to have sustain the population. You know, we don't want the population to drop so low that we'll just eventually die. You know. बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से क्विक हील ब्रेक के लिए।